हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पिनल कोड हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपने कॉपी और पेन खोल लीजिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना, ये वाला जो बैकग्राउंड है ये बहुत ज़्यादा एक बेस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हो ना तो आप देख लोगे कि कहाँ से कहानी शुरू हुई है और कहाँ तक हम आज पहुँच गए हैं। ठीक है, देखो इसकी कहानी शुरू होती है, ये एक इंसान है। ओके, अब ये जो है आपने कभी क्लास 6 या 7th में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हम लोग पहले शिकार करते थे, वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे शिकार करते थे और फिर यहाँ पे एनिमल्स वगैरह ख़त्म हो जाते थे तो यहाँ चले जाते थे, फिर यहाँ चले जाते थे। तो इन्होंने ना देखा कि यार अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और एनिमल्स की स्कारसिटी होती जा रही है, एनिमल्स की कमी होती जा रही है, तो फिर इन्होंने क्या करा, नदी के आसपास जो है ना रहना शुरू कर दिया। अब ये लोग रहना शुरू कर दिया तो अब जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सोसाइटी बनाना शुरू कर दी और पहली से सिविलाइजेशन बनना शुरू हुआ हमारा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बन गई। ये आपने देखा होगा। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे। तो ऐसे जो है धीरे धीरे कच्चे घर बनने शुरू हो गए। ठीक है, कि अब हम यहीं रहेंगे और डोमेस्टिक एनिमल्स को पालेंगे और ऐसे अपना जीवन शुरू करेंगे। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये वाली सोसाइटी, इस सोसाइटी को हम कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी। अब प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या सिस्टम था? प्रिमिटिव सोसाइटी में हमारा एक ही सिस्टम था जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ वेंजिनेंस। यहाँ पर क्या होता था कि अगर मान लो ये मैं हूँ और ये आप हो, ये मेरा ट्राइब्स है और ये आपकी ट्राइब्स है। अगर आपकी ट्राइब के बंदे ने मेरे को मार दिया या मेरी ट्राइब के बंदे ने आपको मार दिया तो आप बदले में मेरे को मार देना और मैं बदले में आपको मार दूंगा। तो ब्लड वर्सेस ब्लड चलता था यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो सीन चल रहा है ये हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी का है। फिर क्या हुआ, धीरे 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 लोग जो है ना एक साथ जुड़ने लग गए। अब ये लोग जो है जुड़ने लग गए हैं, अब मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है। इस ज़रूरतों को कहते हैं हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन। इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन, और यहीं से कंसेप्ट निकल कर आता है हमारा सोशल सॉलिडारिटी का। ठीक है, सोशल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट यहाँ से हमारा निकल कर आता है। आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा ना कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। अब जब सोशल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट निकल के आया और यहीं से बनती है सोसाइटी। ओके, अब सोसाइटी बन गई है, सोसाइटी बन गई है। सोसाइटी को खतरा किससे होगा? एक तो हमारा इंटरनल खतरा होगा कि कोई हमें हमारा ही अपना आसपास का लोग ना मार जाए, इंटरनल थ्रेट हो सकते हैं। एक उनको फॉरेन अटैक से थ्रेट हो सकता है, एक्सटर्नल अटैक्स, कि कोई फॉरेन इन्वेडर जो है वो आ जाए और हमारे अंदर घुस के हमें मार दे। तो इनकी जो लाइफ और लिबर्टी है ना वो खतरे में है। लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो थ्रेट के अंदर है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है अपनी सारी की सारी पावर्स को किंग को दे देते हैं कि किंग जो है, एक किंग बनाएंगे हम और वो हमारा सॉवरेन बॉडी होगा, वो बनाएगा लॉ और हम उसके लॉ का पालन करेंगे और बदले में हमारी वो राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो लॉ वर्सेस राइट का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, कि हम तुम्हारे लॉ का पालन करेंगे, तुम हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बना हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या सीन हुआ कि जो ये किंग है ना, किंग हमारा है रेक्स लेक्स, यानी कि जो किंग बोलेगा वो सुप्रीम है। ठीक है, द रूल ऑफ किंग इज द सुप्रीम। ठीक है, तो किंग का जो लॉ है वो सुप्रीम है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम। आगे क्या सीन हुआ कि जो लॉ की डेवलपमेंट हुई, लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हम पहले ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखेंगे और फिर हम देखेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में। अच्छा, अब ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 3 तरीके की एज थी। एक थी स्टोन एज, जो अभी हमने देखी, प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, स्टोन एज के अंदर आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, ये सारी एजेस आती हैं। एक आती है डार्क एज और एक आती है पीरियड ऑफ रेनेसेंस। ठीक है, अब ये डार्क एज का सिस्टम क्या है? डार्क एज में क्या होता था कि ये चर्च है और ये स्टेट है। ठीक है,
चर्च जो है वो ओवर पार करता था स्टेट को। जैसे एग्जांपल, एक कहानी बताता हूँ आपको। ये हैं फादर पोप, ठीक है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि बाइबल का रूल प्रिवेल करेगा, ठीक है, सब पर। आपको बाइबल के रूल के बाइबल का जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कहानी बताई कि एडम नाम का बंदा और ईव नाम का बंदा, जो एक ईव नाम की लड़की, ये दोनों जो हैं स्वर्ग में रहते थे, हेवन में रहते थे। इन्होंने कोई गलती करी जिसकी वजह से इनको अर्थ पे भेज दिया गया। जब इनको अर्थ पे भेजा गया तो यानी कि ये अपना जो एक तरह से वो होता है ना, वनवास काट रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं ताकि ये वापस जो है देवलोक में पहुंच सके। तो अर्थ पे जो लोग रहता है ना, वो सिर्फ अपने रॉन्ग्स की वजह से रह रहा है, क्योंकि उसने कोई रॉन्ग करा होगा। अगर आपको जो है वापस स्वर्ग जाना है तो आपको बाइबल का पालन करना पड़ेगा। बाइबल के अकॉर्डिंग बहुत सारे मिथ्स थे, हर चीज़ मिथ में थी, मिथ ही चलता था, ठीक है। तो माइथोलॉजी कह सकते हो आप, मिथ ही मिथ थे इसके अंदर। अब एक बाइबल की कहानी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी की। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है कि ये अर्थ है और अर्थ के आसपास जो है सूरज, मार्स, ये वो वगैरह वगैरह चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बाइबल के अकॉर्डिंग था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही थी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। जैसे जो चर्च कह रहा है बिल्कुल वैसे ही हमें चलना पड़ेगा। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और अलग अलग फिलोसफर्स जन्म लेते रहे, जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स, ये सारे बड़े बड़े लोग आए। उनमें से एक जुरिस्ट था गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, अर्थ नहीं, सन जो है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और अर्थ जो है उसका चक्कर काटती है, ठीक है। अब ये गैलीलियो ने कहा और बाइबल के अगेंस्ट जा रहा था ये। गैलीलियो को इसी बात पे सज़ा सुना दी गई, जेल हो गई उसको। एरिस्टोटल को जहर दे दी गई। ऐसे अलग अलग लोगों को मारा गया। लेकिन धीरे 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 लोग समझदार होने लग गए और रीज़न का डेवलपमेंट हुआ, रीज़न का, लॉजिक का डेवलपमेंट हुआ। अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ऑर्डील। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको ना हम भगवान का टेस्ट करवाएंगे कि आप राइट हो या नहीं हो। जैसे एग्जांपल, आपको ये रोड है, इस पर हमने गरम गरम कोयले बिछा दिए गए हैं। अब आपको बोलेंगे कि आप इसके अंदर चलो। अगर तो आप सही बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, तो गॉड आपको सेव कर लेगा, आपके पैरों को कुछ नहीं होगा। एक पनिशमेंट ये हो गई। दूसरी होगी आपके मुंह में कोयला रख देंगे जलता हुआ, आपको नदी में फेंक देंगे 5 लोग मिलके, भगवान बचा लेगा अदरवाइज आपको। या फिर आपको एक जहर सी पिलाएंगे, अगर आप वॉमिट कर गए, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो यानी कि आप गलत बोल रहे थे, अदरवाइज अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप सच बोल रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी वो सिस्टम्स थे ऑर्डील्स में। तो ये सब जो थे इलॉजिकल थे, नॉन रीजनड थे, तो इनको हमने हटाया, ठीक है। और पीरियड आया रीजन का, लॉजिक का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट या पीरियड ऑफ रेनेसेंस, पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। ओके, तो यहाँ से ये पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट वगैरह आया। अब जो है, अब हम प्रॉपरली एक लॉ की डेवलपमेंट में आ चुके हैं कि जहाँ पर लोग समझने लग गए एक दूसरे को। तो क्या हुआ कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ वर्ड रॉन्ग था। लॉ जैसा ऐसा कुछ नहीं था कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ रॉन्ग का कंसेप्ट था। और रॉन्ग में भी 2 तरीके के, टॉट रॉन्ग और एक सिविल रॉन्ग, ठीक है। क्रिमिनल रॉन्ग ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। अगर हम 2000 BC में भी जाएँ, 2000 BC में भी जाएँ, तो वहाँ पर एक कोड था, हम्मुराबी का कोड। हम्मुराबी के कोड में भी आप देखोगे तो क्रिमिनल लॉ का जो स्कोप है वो बहुत कम था, इसका बहुत ही लो कंसेप्ट था। और जो सिविल लॉ का स्कोप था वो बहुत ही वाइडर था, ठीक है। फिर धीरे 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 क्या हुआ, अगर हम बात करें पॉलक के बारे में, तो पॉलक कहते हैं कि 13th या 14th सेंचुरी की बात है, 13th या 14th सेंचुरी की बात होगी। यहाँ से डेवलपमेंट हुआ लॉ का। 2 तरीके के ऑफेंसेस होते थे, एक बोट ऑफेंसेस और एक बोटलेस ऑफेंसेस। बोटलेस ऑफेंसेस वो होते थे जहाँ पे कंपनसेशन जो है एडुकेट रेमेडी नहीं है, कंपनसेशन इज़ नॉट एन एडुकेट रेमेडी। और बोट ऐसे ऑफेंसेस होते थे जहाँ पे कंपनसेशन दी जा सकती है, ऐसे ऐसे। और ये बोटलेस ऑफेंसेस जो थे ना, इसी से जो है क्रिमिनल रॉन्ग्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब जो बोटलेस ऑफेंसेस थे जहाँ पे किंग जो है पनिशमेंट देता था, जैसे एग्जांपल ट्रेजन हो गया, देशद्रोही हो गई, या फिर सेडिशन हो गया, होमिसाइड हो गई, ऐसे बड़े बड़े केसेस में होता था। अब हम बात करते हैं, अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में, तो सबसे पहले हम रोमन लॉज के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इंग्लिश लॉ के बारे में, और फिर हम आएंगे कंसेप्ट में अपना इंडिया का, ठीक है। तो रोमन लॉ की बात करें
तो रोमन लॉ में ना एक रूल था जिसे कहते हैं लेक्स टेलियोनिस। लेक्स टेलियोनिस क्या कहता है कि जो अगर एक ऑफेंडर है, ठीक है, एक सेकंड है, अगर एक ऑफेंडर है, अगर ये रंगे हाथों पकड़ा जाए, रेड हैंड कॉट करा जाए, तो इसको अलग पनिशमेंट मिलेगी। और अगर ये सीक्रेटली जो है क्राइम करता है और कंसील करता है अपने आप को, तो कम पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि हमारे पास सबूत वगैरह ज़्यादा होंगे नहीं। तो ये पनिशमेंट का रूल था कि अगर आप रेड हैंड कॉट करे जाओगे तो आप सेवरली पनिश करे जाओगे, अदरवाइज़ तो फिर जैसा आपको किस्मत में है वो मिलेगा। अब रोमन्स में ना एक थ्योरी आई जिसे कहते हैं 12 टेबल्स। 12 टेबल जो है वो 420 BC में आया था। अब ऐसे ना एक प्लेट पे ऐसे 12 टेबल्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके 12 टेबल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8वां टेबल जो था, 8वां टेबल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर क्या सीन था हमारा, इसके अंदर जो था इसमें हम कहते थे डेलेक्टिस। डेलेक्टिस के बारे में बताता था, टेबल ऑफ डेलेक्टिस, ठीक है, आपको मैं शेयर करता हूँ। ये देखो, ये सामने आपको 12 टेबल्स दिख रही, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8वीं टेबल जो थी ये डेलेक्टिस के बारे में बताती थी, ठीक है, टोर्ड्स और डेलेक्ट्स। इसके बारे, इसका मतलब क्या होता था, क्राइम, ठीक है। इसके अंदर जो था ना, इसके अंदर जो है हमारे अराउंड 26 आइटम्स थे, 26 आइटम्स थे जो क्राइम के बारे में बताते थे। अब वहाँ पर ना रोम के बारे में एक और ख़ास बात है कि वहाँ पे रोम में 3 तरह की असेंबलीज थी। एक आपकी इसका नाम था कोमिलिया सेंटूरिया, ठीक है, और दूसरा नाम था कोमिलिया ट्राइब्यूरिया या फिर कोमिलिया क्यूरेशिया, ठीक है, ये थी। और तीसरी थी आपकी सेनेट। अब कोमिलिया सेंटूरिया बेसिकली जो थी वो मिलिट्री असेंबली थी, और ये बेसिकली इसको हम सिविल असेंबली भी कह सकते हैं। और ये ट्राइबल्स की असेंबली थी। और ये बेसिकली सेनेट जो था वो हमारा कोर्ट्स थे, लोअर कोर्ट्स, ठीक है, ये लोअर कोर्ट्स थे। अब ये जो लोग थे, ये लोग डेथ पेनल्टी तक दे सकते थे। ये जैसे बैनिशमेंट होता है, यानी कि देश निकाला कर दो ना, पहले हमारे यहाँ भी अंडमान से निकोबार में देश निकाला कर देते थे, ये वाला ऐसे कर सकते थे। और ये लोग जो हैं जजेस थे, जजेस की डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, ऐसे बिल्कुल वैसे ही था सिस्टम, ये डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते थे। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी डेथ पेनल्टी किस पे दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल ट्रेजन हो गया, ठीक है, फेलनी हो गई। फेलनी मतलब कुछ सीरियस क्राइम करा किसी ने, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आती है इसके अंदर, अब आता है प्राइवेटा डेलिक्टा में क्या होता था कि इसमें ना कंपनसेशन वाले क्राइम थे, जिसमें फाइन की पनिशमेंट वगैरह दे सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो। अब इसमें ना आपको मैं ऑफेंसेस के नाम बताता हूँ, देखना कितने इंटरेस्टिंग से नाम है। एक है फर्टम, FURTUM, ये होता था थेफ्ट। एक होता था रैपिना, ये होता था रॉबरी। एक होता था इंजूरिया, यानी कि इंजरी। और एक होता है डैमनम इंजूरिया, जहाँ से हमारा टॉर्ट का कंसेप्ट आता है, डैमनम से ने इंजूरिया, ठीक है, यानी कि डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो ये हमारा डैमेज टू प्रॉपर्टी था, ओके। अच्छा, अब बात करेंगे हम अपना इंग्लिश लॉ के बारे में। इंग्लिश लॉ की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट आता ना, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है ओरिजिन ऑफ ट्रायल बाय ज्यूरी का, ठीक है। यहाँ से जो मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा, मैग्ना कार्टा जो है 1215 में बना था किंग जॉन वन के द्वारा। इन्होंने बोला कि ना 2 तरीके के जो 2 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने दिए थे। एक था रिप्रेजेंटेटिव सूट और एक था ट्रायल बाय ज्यूरी। अब इसमें क्या है, मैग्ना कार्टा के चैप्टर नंबर 39 में एक बात लिखी थी कि कोई भी अगर एक इंसान है, नो मैन शैल बी आउटलॉ कहते हैं ना, पनिशमेंट देना, ठीक है, या बैनिस्ड या फिर प्रोसिक्यूटेड या फिर गिवन एनी पनिशमेंट एक्सेप्ट बाय लॉफुल जजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ से ट्रायल का कंसेप्ट आता है, और लॉफुल जजमेंट कौन देगा, उनके पीयर्स देंगे, यानी कि ज्यूरी देगी, और वहाँ का जो लॉ ऑफ लैंड होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ओके। अब ये जो अपना ये जो ट्रायल बाय ज्यूरी है, अगर हम बात करें ट्रायल की, क्या ये इंग्लिश लॉ से ही आया है? नहीं। अगर हम देखो इजिप्ट के अंदर ना एक सिस्टम था कैनबेट नाम का, कैनबेट सिस्टम में 8 जूरर्स थे, 8 जूरर्स।
इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो है यहाँ से ट्रायल का सिस्टम जो है शुरू करा था। इजिप्ट के बाद आया रोम, रोम के बाद आया इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये सिस्टम था वहाँ पर जो ट्रायल का चला। अब ट्रायल जो है होता कैसे था, एक दो तरीके की एक्यूजेशन होती थी। आप एक्यूजेशन लगाओ और फिर वो बंदा जो है वो प्ली ऑफ गिल्ट करता था कि वो दोषी है या नहीं। अगर तो बोलता था कि वो नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो उसी के ऊपर था, ठीक है, कि अपनी इनोसेंट साबित करने का। अब रोम में एक पुरानी कहावत थी कि लेट 100 men गो फ्री बट नॉट द वन इनोसेंट सफ़र, नॉट द वन इनोसेंट सफ़र। तो ये प्रिंसिपल था जो कि रोम में फेमस था। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ तो अभी भी एक्यूज के ऊपर ही है। फिर एक लैंडमार्क केस आता है जिसे हम कहते हैं वूलमिंगटन केस, वूलमिंगटन वर्सेस DPP का केस, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें बताया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ आज से जो है हमेशा अब प्रोसिक्यूटर पे ही होगा, जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर एक्यूज का गिल्ट प्रूफ करेगा, ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके एक्यूज का गिल्ट प्रूफ करेगा। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो सिस्टम था हमने देख लिया ट्रायल बाय जूरी का। एक और सिस्टम आता था, विलियम ब्लैकस्टोन ने एक सिस्टम करा था। विलियम ब्लैकस्टोन के द्वारा एक सिस्टम जिसे कहते हैं ट्रायल बाय बैटल, ट्रायल बाय बैटल। इसके अंदर क्या होता था कि अगर मान लो ये ए है, ये बी है, अगर ए ने आरोप लगाए हैं बी पे और कोई विटनेस नहीं है, कोई कन्फेशन नहीं है, कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो ए और बी को युद्ध करवा दो, बैटल करवा दो, और जो जीता, जैसे मान लो ए जीत गया तो ए इनोसेंट और बी गिल्टी। ये सिस्टम था। आपको मैं फोटो दिखाता हूँ कि दिखता कैसे था वो। ये देखो, ये ट्रायल बाय बैटल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, जो जीतेगा फैसला आपके हाथ में है। अगर आप हार गए तो आप दोषी, अगर आप जीत गए तो आप इनोसेंट। ओके, अच्छा, अब आती है बहुत बड़ी बात। यहाँ से धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और किंग के कोड बनने लग गए, अब किंग कोड ना दो तरीके के थे, एक था हमारा कॉमन लॉ कोड और एक था चांसरी कोड। चांसरी कोड ही था जो इक्विटी कोड कहलाया जाता था, जो कि जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। जो चीज़ें किंग आपको नहीं दे सकता था वो चीज़ें आपको चांसरी कोड देते थे, ठीक है, आपको इक्विटी देते थे, रेमेडी देते थे, इक्विटेबल रेमेडी। अब कॉमन लॉ भी दो तरीके के थे, एक था किंग इन पार्लियामेंट और एक था किंग इन काउंसिल, ठीक है। किंग इन काउंसिल जो था वो बना हमारा प्रिवी काउंसिल जो आपने नाम सुना होगा काफ़ी। अब प्रिवी काउंसिल जो है वो जो एरियाज़ जो ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ओवरसीज़ एरियाज़ जो ऑक्यूपाई कर रखे हैं ना ब्रिटिश ने, जैसे एग्जांपल इंडिया हो गया या कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो भी आपको दिख रहा है वो सारे ओवरसीज़ एरिया हैं, उनकी जुरिडिक्शन को देखता था प्रिवी काउंसिल। और ये था इंग्लैंड की जो ब्रिटेन की जुरिडिक्शन है उनको देखता था किंग इन पार्लियामेंट, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। अब प्रिवी काउंसिल की एक और बात आती है, इसकी शुरुआत हुई इंडिया में कैसे। प्रिवी काउंसिल ना इंडिया के लिए एक एपेलेट कोर्ट था। एपेलेट कोर्ट कैसे, इंडिया में 1726 में 1726 के चार्टर के अकॉर्डिंग 3 वो बने प्रोविंस, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जो है मेयर कोड बनाए गए। मेयर कोड बहुत छोटे कोड थे। मेयर कोड की अपील जाती थी गवर्नर इन जनरल के पास, और इनकी सेकंड अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल के पास। इसलिए करके प्रिवी काउंसिल जो है हमारा यहाँ पर बना एपेलेट कोर्ट। तो ये हमारी कहानी थी इंग्लैंड की और रोम की। आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, और इंडिया में 3 तरीके की स्टोरीज़ हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हमारा IPC का इनॉग्रेशन हो जाएगा, तो बने रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ रियली नाइस डे।